दिन पहले मैंने एक वीडियो बना रखा था यूरोप में राष्ट्रवाद कैसे आया। और उसमें मैंने थोड़ा बहुत एनालिसिस किया था, पर अगर देखा जाए तो इस वीडियो में थोड़ा सा मैं ब्रीफ एनालिसिस करने वाला हूँ कि यूरोप में राष्ट्रवाद किस तरह से आया। तो देखा जाए सिंपल वे में अगर समझा जाए यूरोप में राष्ट्रवाद को, तो कहीं ना कहीं यूरोप में एकता की भावना को लाना था। अब बहुत सारे लोगों के मन में एक क्वेश्चन भी होगा कि भारत में रहकर आप यूरोप के राष्ट्रवाद के विषय में इतना अच्छा गहन अध्ययन करवा रहे हैं, ये क्यों? जब भारत आजाद होता है तो हम देखते हैं कि भारत के संविधान को बनाने के लिए हम तीन देशों के इंपॉर्टेंट गुण को भी लेते हैं। कहीं ना कहीं इंग्लैंड, फ्रांस और आयरलैंड और आदि देश जो यूरोप के रहते हैं, वहां से हम कुछ ना कुछ गुण भी लेते हैं ताकि भारत का संविधान बन पाए। और संविधान जब बन गया भाई, तो कहीं ना कहीं हम जब थोड़ी जो हमारा संविधान ही यूरोप की बातों पर निर्भर है, तो हम यूरोप पे फोकस क्यों ना करें और यूरोप को हम क्यों ना समझें। तो स्वतंत्रता समानता की जो बातें हैं वो स्टार्ट हुई थी यूरोप से। और यूरोप में कहाँ से? फ्रांस से, क्योंकि फ्रांस की क्रांति दुनिया की सबसे महत्वपूर्ण क्रांति करने जा रहे हैं यूरोप में राष्ट्रवाद के बारे में। अगर देखा जाए तो यूरोप में राष्ट्रवाद कहीं ना कहीं फ्रांस की क्रांति के बाद ही शुरू हुआ, क्योंकि फ्रांस की क्रांति ने दुनिया में माइलस्टोन सेट कर दिया, क्योंकि पहली बार था यूरोप में ऐसा कोई देश था जो जिस जहां पर जनता शासन करने जा रही थी और वहां पर कोई राजा नहीं था। इसके खिलाफ अगर देखा जाए तो जो फ्रांस के आसपास के पड़ोसी देश थे, जो कि थोड़ा रूढ़िवादी लोग थे, अभी हम चर्चा करेंगे रूढ़िवाद किसे कहते हैं। तो जो रूढ़िवादी लोग थे वो कहीं ना कहीं खुश नहीं थे फ्रांस के, और वो चाहते थे कि राजा लुइस वापिस आ जाए। पर ऐसा नहीं होता है और कुछ टाइम तक जनता के हाथ में शासन रहता है और जो भी चीजें होता है जनता परिवर्तन करते हैं। पर हम देखते हैं कि 1804 से लेकर 1815 के बीच में नेपोलियन बोनापार्टा आता है। और ये नेपोलियन बोनापार्टा फ्रांस के इतिहास का एक ऐसा राजा होता है जो कि लोकतंत्र को फिर से उखाड़ फेंकता है और फिर से राजतंत्र को स्थापित करता है। और इसके बीच में हम देखते हैं कि जो नेपोलियन काम कर रहा होता है, हम जो देखते हैं 1804 से लेकर 1815 के आसपास जो नेपोलियन बोनापार्टा का काम होता है, ये नेपोलियन का शासनकाल होता है। इसमें नेपोलियन जो होता है वो फ्रांस की राजनीतिक व्यवस्था को बदलने का काम करता है, क्योंकि आपको पता होगा इसके बीच अमीरी और गरीबी की खाई जो है उसको भी कम करता है और बहुत सी चीजें हैं। और राजनीतिक व्यवस्था में वो परिवर्तन करता है, क्योंकि जो आज से जो पहले चला आ रहा था उसमें वो क्या करता है, कुछ ना कुछ बदलाव करता है। और अगर कहा जाए इसमें कमियां भी रहती हैं जो कि बाकी देश खुश नहीं होते इस पर। अगर देखा जाए तो महिलाओं के अधिकार को वो नहीं देता है। वो कहता है कि महिलाओं को अधिकार नहीं देता है। और अगर कहा जाए वो महिलाओं को अधिकार नहीं देता है। सेम दूसरी बात है, ये दासता को वापिस शुरू कर देता है। यानी जो दास प्रथा होती है, दासता होती है, इसको फिर शुरू कर देता है कि दुनिया भर से जो फ्रांस जहाँ जहाँ उपनिवेश केंद्र स्थापित करता है, वहां से गुलामों को लाकर यहाँ पर काम करवाते हैं। फिर वही चीज जो होता है नेपोलियन के शासन काल के खत्म होने के बाद, हम देखते हैं कि फ्रांस में सुगमता और समानता की बात फिर शुरू हो जाती है। क्योंकि नेपोलियन के ये जो शासन काल रहता है 1804 से 1815 में, इसमें वो राजनीतिक व्यवस्था को परिवर्तन करता है। इसीलिए इस काल का नाम आप देखेंगे कि इसको हम नेपोलियन बोनापार्टा के संहिता के नाम से जानते हैं। क्योंकि इस टाइम में जो नेपोलियन कोड, या हम नेपोलियन इंग्लिश में नेपोलियन कोड कहेंगे या नेपोलियन संहिता कहेंगे, इसको बनाने का काम भी किसने किया था? नेपोलियन ने किया था 1804 में। वो आते ही कुछ रूल बनाता है कि इस रूल पे आपको चलना है। पर उसकी जो कमियां हैं वो है महिलाओं के अधिकार और दासता को बढ़ाना। ये उसकी कमियां रहती हैं। अगर देखा जाए तो यूरोप में एक और भी कारण था जिसको अब हम बताने जा रहे हैं। यूरोप में सबसे महत्वपूर्ण कारण औद्योगिक क्रांति था। अगर देखा जाए जो औद्योगिक यानी इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन था, औद्योगिक क्रांति, कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो औद्योगिक क्रांति का सबसे महत्वपूर्ण योगदान रहा है। इस औद्योगिक क्रांति को अगर देखा जाए तो ये कहीं ना कहीं 1780 से लेकर 1850 माना जाता है। ये पहली बार इंग्लैंड में स्टार्ट हुआ था। ये पहली बार इंग्लैंड में स्टार्ट हुआ था। और इंग्लैंड में इसलिए भी स्टार्ट हुआ था क्योंकि यहाँ पर अगर देखा जाए तो कोयला और लोहा अधिक था। लोहा की प्रचुर मात्रा थी यहाँ पर। अगर देखा जाए तो बहुत सारे, आप पता होगा, उपनिवेश डाला था इन्होंने। हमारे भारत के लोगों तक को गुलाम बनाया था, आपको ये याद भूलना नहीं चाहिए। पर जब गुलाम बनाया था तो उनमें से अगर कहा जाए तो वो दास को लेके आते थे व्यापारी लोग, और उनसे क्या करते थे, कोयले को या लोहे के जो भी आप देखेंगे ट्रेन का इंजन बनाना हुआ, ये ट्रेन की पटरियां बनानी हुई, वही दास लोग बनाते थे। और अगर देखा जाए तो पहली बार इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति शुरू हुई थी 1780 से लेकर 1850 का दशक में। तो ये जो कहानी है, वापिस हम देखते हैं कि औद्योगिक क्रांति की वजह से अभी जो फ्रांस में हो रहा था वो तो अलग चीज है, पर यहाँ पर जो औद्योगिक क्रांति से होता है, यहाँ पर आप देखेंगे मध्यम वर्ग की उत्पत्ति हो जाएगी। और ये मध्यम वर्ग यानी मिडल जो आप देखते हैं, औद्योगिक क्रांति की वजह से मध्यम वर्ग की उत्पत्ति हो रही है। ये मध्यम वर्ग वही है जो इंग्लैंड के निम्न वर्ग थे।
यानी वो पढ़ लिख लिए हैं और पढ़ लिख के अब क्या बन चुके हैं, मध्यम वर्ग बन चुके हैं। अब पढ़ लिख के मध्यम वर्ग बन चुके हैं और निम्न वर्ग से मध्यम वर्ग की ओर बढ़ जाते हैं। और अगर देखा जाए तो हम औद्योगिक क्रांति को कह रहे हैं तो बहुत सारे लोगों ने औद्योगिक क्रांति को स्वीकार नहीं किया। देखिए क्या होता है ना कि अगर आप इस बात को समझिए तो अगर मान लीजिए दो चीज़ें हैं, एक आज की जनरेशन है और एक पुरानी जनरेशन है। तो आज की जो जनरेशन है वो कहीं न कहीं बहुत आगे होगी पुराने वाले से। तो पुराने वाले को सीखना चाहिए नए वालों से, पर पुराने वाले इसको स्वीकार नहीं, क्या है कि जो नए लोग हैं वो पुरानी चीज़ को स्वीकार नहीं करेंगे और जो पुराने लोग हैं वो नए चीज़ को स्वीकार नहीं करेंगे। इनके बीच में लड़ाइयाँ होने लगेंगी। अब आखिर में आपको पता होगा जो जो नए लोग हैं वो अधिक पढ़े लिखे होंगे तो वो क्या होंगे? वो आगे होंगे मार्केट में, वो कहीं न कहीं व्यापार को खोलेंगे और जो लोग पढ़े लिखे नहीं होंगे आगे चल के उसके में काम करने लगेंगे। आज सेम पूरे दुनिया में यही होता है। तो यही क्या एक मॉडल बना कि निम्न वर्ग हम देखते हैं, मध्यम वर्ग, निम्न वर्ग और उच्च वर्ग। इन तीनों के बीच क्या होता है, प्रतिद्वंदिता शुरू हो जाती है।